स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का, वो क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, इन सब का यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी इनका सिंबल्स यानी इनका फार्मूला लिखा गया है और उस फार्मूले के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हमें यहाँ पर बात करनी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले स्टूडेंट आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम होना चाहिए। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी चेंज में मैटर ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। मतलब क्या? मतलब ये है कि हमने जो पहले लिया, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो पहले जितने एटम्स लिए हैं किसी भी सबस्टेंस के, रिएक्शन के बाद भी उन सबस्टेंसेस के उतने ही एटम्स हमें मिलेंगे। जबकि क्या होता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, अलग बात है, पर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, उनका एटम्स नंबर सेम होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? चेंज नहीं होते, सेम होते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल हमने लिया है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, सेम है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं। इस तरह की टेबल बनाएंगे। एक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। हमारा रिएक्टेंट ये है स्टूडेंट और प्रोडक्ट हमारा ये है। तो अब हम देखेंगे, एक एलिमेंट जिंक है लिखा, हाइड्रोजन है लिखा, सल्फर है लिखा, ऑक्सीजन है लिखा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इनके नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। जिंक का आप देखिए, इधर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम 1 है और इधर प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम 1 है। ऐसे ही स्टूडेंट हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम 2 है और इधर भी आप देखिए नंबर ऑफ एटम 2 है। ऐसे ही सल्फर की बात करते हैं स्टूडेंट तो नंबर ऑफ एटम 1 है इसका रिएक्टेंट में और इधर सल्फर का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी 1 है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करते हैं स्टूडेंट तो ऑक्सीजन का क्या है? नंबर ऑफ एटम 4 है रिएक्टेंट में और इधर भी प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम 4 है। आप देखिए सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या है? सेम आ रहे हैं स्टूडेंट। तो इसलिए ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आप देखिए हमें कोई ज़रूरी नहीं होता है स्टूडेंट कि हर बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन दे दी गई है और उस केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना होता है? बैलेंसिंग करना होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं जिसे हमें क्या करना है? बैलेंस करना सीखना है थोड़ा सा स्टूडेंट। तो जैसे मान लेते हैं ये क्या है? Fe है और ये Fe हमारा H2O से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद बनता है Fe3O4 और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है स्टूडेंट। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब ये केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम फिर वही प्रोसेस करते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट लिखा, फिर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट।
स्टूडेंट। तो ये हमने एक बना लिया टेबल। अब इस टेबल में हम दोनों तरफ चेक करते चलते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट में कितने एटम है एलिमेंट के। यहाँ पर एक एलिमेंट है स्टूडेंट Fe का आप देखिए इधर क्या है, ओनली 1 एलिमेंट है। और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एटम्स हैं। Fe के 1 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 एटम्स हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है हमारा रिएक्टेंट में और इधर भी क्या है, 2 एटम है प्रोडक्ट में भी स्टूडेंट। ऐसे ही अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हमारा स्टूडेंट कितना है, 1 है, और इधर आ जाते हैं प्रोडक्ट में 4 है। तो इस तरीके से ये हमारा, आप देखिए स्टूडेंट, Fe दोनों ओर नहीं बैलेंस है और ऑक्सीजन हमारा दोनों ओर बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं स्टूडेंट कि जो ये सिंबल लिखे हैं, इन सिंबल्स को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। ये ब्रैकेट में करने का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट में करने का मतलब ये होता है कि अब इनमें किसी तरह का हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो लिखा हुआ है सिंबल, इस सिंबल में किसी तरह का चेंजेस हम संभव नहीं कर पाएंगे। अगर चेंजेस करना भी है, जो भी चेंज हमें करना पड़ेगा वो इनके आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, बॉक्स में इनको रख देते हैं। बॉक्स में रखने के बाद स्टूडेंट अब हम यहाँ पर ये इसमें देखते हैं कि जो सबसे कम होगा या जो सबसे ज़्यादा हो नंबर ऑफ एटम्स जिसके, उसी को हम सबसे पहले बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ Fe 1 एटम्स है और उसके 3 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के इधर 1 एटम्स है, इधर 4 एटम्स हैं। तो हम चाहे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, चाहे Fe को पहले बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, 1-1 है। और मैक्सिमम के बेस पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में 4 हैं सबसे ज़्यादा, इधर तो हम चाहें तो ऑक्सीजन को ही पहले बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर हमें बैलेंस करना है स्टूडेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं भाई, ये ऑक्सीजन जहाँ पर है उस ऑक्सीजन में क्या करना है हमें, 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखिए ये ऑक्सीजन कहाँ था स्टूडेंट, H2O में ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम ओनली ऑक्सीजन में तो 4 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए ये क्या बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन H2O में पूरा करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अब हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये Fe वही था स्टूडेंट, हमने क्या किया, 4H2O कर दिया, 4H2O, और इधर सेम वही लिखेंगे Fe3O4 और इधर H2। तो स्टूडेंट अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इसी चीज़ को फिर से हम आगे बना सकते हैं, या इसी में आप समझ लीजिए कि ये तो 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गई। बट हाइड्रोजन अब हमारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 इधर कितना हो जाएगा भाई, इसमें भी तो 4 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा दोनों साइड। तो अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कहाँ है स्टूडेंट, ये है हमारा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या, अगले स्टेप में हमें इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हम अगले स्टेप में उसी तरह लिखेंगे Fe + 4H2O इज गिविंग टू, ये सेम उसी तरह Fe3O4 + 4H2। हमने क्या किया भाई, इसमें तो हम किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं, बस पहले ही इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने कर दिया 4H2। अब आप देखिए ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन दोनों साइड, हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंसिंग बची हुई है, केवल Fe की बैलेंसिंग बची हुई है। आप देखिए Fe इधर 1 है और इधर स्टूडेंट कितना है, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पर Fe में इधर 3 का मतलब रिएक्टेंट में Fe कहाँ पर मौजूद है, ये है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें 3 का
मल्टीप्लिकेशन, तो ये हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये 3Fe प्लस 4H2O इज़ गिविंग टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब स्टूडेंट ये जो हमें केमिकल इक्वेशन मिल रही है, इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो Fe के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 3 हैं और प्रोडक्ट में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 8 हैं रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, तो प्रोडक्ट में भी 8 हैं नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन के अगर चेक करें 4 हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी क्या है, 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं। इसलिए ये जो हमें केमिकल इक्वेशन मिल रही है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, हम और थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें इसको, तो इनके साथ इनका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा स्टूडेंट, ये भी हमारा सॉलिड होगा और ये क्या होगा, गैस होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। आपको बस ध्यान रखना है, सबसे पहले बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बनाने के पहले ये टेबल बनानी है, टेबल में सभी एलिमेंट्स लिखने हैं और रिएक्टेंट साइड में उनके कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में उनके कितने एटम्स हैं, और शुरुआत करनी है सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चेक करना है। जिधर कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, उस मल्टीप्लिकेशन को ऑक्सीजन के लिए जैसे यहाँ था, तो क्या करें, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं ईजिली। तो यहाँ पे इस स्टेप में फिर ऐसे ही अगली चीज़ जो डिस्टर्ब हुई, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, फिर ऐसे ही हमने Fe को बैलेंस कर लिया, तो आसानी से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई स्टूडेंट। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है। तो आशा है आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। अब बहुत सारे इसमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट स्टूडेंट। तो आप अगर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपसे बहुत अच्छा बनने लगेगा और थोड़े ही समय में आप क्विकली इसको कर पाएंगे स्टूडेंट, तेज़ी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। वैसे स्टूडेंट देखिए, रिएक्शन अलग अलग टाइप से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो बेस क्या है, इस बेस पर डिपेंडेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि एनर्जी इवॉल्व होने के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप की होती है, या रिएक्शन होने के बेस पर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है, मैकेनिज्म, उस पर बात करते हैं तो अलग टाइप होते हैं। तो ऐसा ही अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं। यहाँ पर हम एक्चुअल में बात करेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के परफॉर्मिंग के बेस पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए आपके बुक में भी 5 टाइप के दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शन, जिनको हमें पढ़ना है, और जो टाइप ऑफ केमिकल मतलब मेथड के आधार पर किस तरह से उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म के बेस पर 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें स्टूडेंट पढ़ना है। तो 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये 5 टाइप केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप की
होती हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट, अब इसमें भी नाम से ही पता चला, डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो मतलब ऐसे रिएक्शन जो जिसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस या टूटने की प्रोसेस होती है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोली जाती है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। तीसरे टाइप की जो होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट, चौथे टाइप की रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी एक कोई एटम है वो किसी दूसरे एटम को क्या करता है, रिप्लेस करके उसके प्लेस पर खुद आ जाता है, तो रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। इसके अलावा होता है स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट, और इसी तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, जिसमें मतलब दोनों तरफ से होता है, एक पहले को हटाएगा और दूसरा पहले को हटाएगा, इस तरह से मतलब दोनों तरफ से जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। और इसके अलावा पांचवा टाइप जो है स्टूडेंट, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्मिंग के बेस पर है स्टूडेंट। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप की रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब क्या है कि दो या उससे ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं उससे क्या फॉर्म्ड होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन करता है स्टूडेंट तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। अब स्टूडेंट ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दो रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कंबाइंड हो जा रहे हैं, और कंबाइंड होकर स्टूडेंट क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट ऐसे ही, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल हम देखना चाहें स्टूडेंट, तो ये H2 है प्लस हाफ O2 है, ये आपस में कंबाइंड होके क्या बनाता है स्टूडेंट? H2O बनाता है स्टूडेंट। तो आप देखिए इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वाटर बनता है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से C+O2 भी है, ये कंबाइंड होके क्या बनाता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट दोनों कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरी टाइप की रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। क्या बता रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा
पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव टू आर मोर सिंपल प्रोडक्ट। तो अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमने लिया स्टूडेंट, और हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट। तो आप देखिए ये क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था, और ये एक सिंगल रिएक्टेंट जैसे ही हीट हमने दिया इसको, ये क्या किया, दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ये स्टूडेंट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोली जाएगी स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, AgCl अगर हमने लिया तो AgCl जो होता है वो सनलाइट में स्टूडेंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, किसमें, 2Ag में और Cl2 में। तो इस तरीके से आप देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है इसमें, AgCl एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट था, और ये सनलाइट में क्या होगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। तो एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोली जाती है। ऐसे ही आइए स्टूडेंट तीसरे रिएक्शन के बारे में समझते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे पता चल रहा है नाम से ही कि क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करता है। तो इन दिस रिएक्शन अ एलिमेंट हैज़ डिस्प्लेड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, क्या करता है, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या बोली जाती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोली जाती है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें स्टूडेंट, तो ये जैसे Fe और कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है, तो ये बना लेता है FeSO4 और साथ में कॉपर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो आप देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, Fe क्या कर रहा है, Cu को उसके प्लेस से रिमूव कर दे रहा है, यानी Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी प्लेस पर खुद आ गया, और साथ में कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, एक Fe एटम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कॉपर एटम का। तो इस तरह की रिएक्शन क्या बोली जाएगी स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाएगी। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं स्टूडेंट, जैसे ये जिंक हो गया, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो ये भी उसी तरह से जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में कॉपर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ऐसा ही स्टूडेंट चौथे टाइप की रिएक्शन की अगर हम बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, सच रिएक्शन इन विच देयर आर एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें होता है कि आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, मतलब आयंस का एक अदला बदली हो जाती है, एक आयन दूसरे वाले में, दूसरे वाले का मतलब पहले का पॉजिटिव दूसरे में, दूसरे का पॉजिटिव पहले में आ जाता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट, ये Na2SO4 अगर हम रिएक्शन कराते हैं BaCl2 से, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, BaSO4 बनाता है, और साथ में 2NaCl बनता है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, थोड़ा डिटेल से समझेंगे इसको, कि Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट के अगर हम आयनिक फॉर्म में इसको लिखें तो ये हमारा Na पॉजिटिव बनेगा, Na एक पॉजिटिव इस तरह से बनेगा, और SO4 डबल माइनस बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, आयंस में इस तरह से लिख सकते हैं। और BaCl2 को देखें तो ये Ba2 प्लस बनेगा, और ये 2Cl माइनस बनेगा। तो अब इसमें देखिए ये इसके आयन है, ये इसके आयन है, अब इन आयन का क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। ये Na यानी ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, दूसरे वाले के नेगेटिव को ले रहा है, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव को ले रहा है। तो ये इसके साथ कंबाइंड होके NaCl बना दे रहा है स्टूडेंट, और ये BaSO4 के साथ कंबाइंड होके BaSO4 बना दे रहा है। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें
तो इस तरह का यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बोली जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। या इसको इसमें आयन एक्सचेंज भी हो रहे हैं, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोली जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही और भी तमाम एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम समझ लेते हैं, HCl की रिएक्शन हम NaOH के साथ अगर कराते हैं स्टूडेंट, तो क्या बनता है, NaCl बनता है और साथ में H2O बनता है। अब ये रिएक्शन भी अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये H प्लस क्या करेगा, इस OH निगेटिव से रिएक्शन कर लेगा और Na प्लस Cl माइनस से रिएक्शन कर लेगा। तो ये दोनों इस मिल के NaCl बना लेंगे और ये दोनों मिल के H2O बना लेंगे। तो इसमें भी आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये चौथे टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गए। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पांचवें टाइप की केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हर केमिकल रिएक्शन में होती ही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, हर केमिकल रिएक्शन में किसी एक चीज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है और किसी दूसरी चीज़ का साथ में रिडक्शन भी होता है। तो हर टाइप की रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगभग होती हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं। इन अ सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी देखिए कि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो जिसमें ऑक्सीजन गेनिंग होती है उनको वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, और उनकी जो रिएक्शन होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, अदर हैंड इफ अ सबस्टेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो अगर कोई दूसरा क्या करता है, उसको लूज करता है, एक ऑक्सीजन लूज करता है, तो वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और इस टाइप की रिएक्शन रिडक्शन बोली जाती है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि ये है क्या एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप देखिए यहाँ पर CuOH2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Cu और H2O बनता है। तो अब आप इसमें देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, आगे जाके Cu ने इस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया है, ओनली Cu बचा है स्टूडेंट। तो आप देखिए CuO से Cu बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो जहां पर ऑक्सीजन रिलीज होता है या ऑक्सीजन लॉस होता है, वहां स्टूडेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट। तो और ये Cu क्या हो जा रहा है, CuO Cu में रिड्यूस हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम H2 की बात करते हैं, तो आप देखिए स्टूडेंट H2 क्या था, पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था और आगे जाके इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो क्या बोली जाएगी, ऑक्सीडेशन बोली जाएगी, यानी H2O में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और CuO Cu में रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है वो रिडक्शन हो गया। और अब मैंने जो बताया कि सब में होता है, तो बहुत सारी रिएक्शन में तो ऑक्सीजन का नहीं होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप डिटेल में इसको समझाऊंगा मैं पूरी तरीके से कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कैसे हर रिएक्शन में ये आता है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा अगला टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी की बात करते हैं स्टूडेंट कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि कोरोजन क्या होता है। स्टूडेंट देखिए ये कोरोजन एक्चुअल में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शुरुआत में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें बताया था कि किसी आयरन तवा को या आयरन निडल को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड कंडीशन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे उस पर ब्राउनिश कलर का एक मतलब क्या हो जाता है, उसके चारों ओर एक कोटिंग हो जाती है ब्राउनिश कलर की स्टूडेंट। तो ये जो ब्राउनिश कलर की कोटिंग होती है, इसी ब्राउनिश कलर की कोटिंग मतलब आयरन का मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है, और मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के थ्रू क्या करता है वो आयरन
दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, मतलब पाउडर के फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। और ये जो पाउडर होता है, ये ब्राउनिश कलर का पाउडर होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोरोजन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आयरन जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करने पर वो क्या हो जाता है, Fe जो है स्टूडेंट, वो क्या करता है, मॉइस्चर यानी H2O के साथ रिएक्शन करता है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो क्या बनाता है, Fe3O4 ये बना लेता है स्टूडेंट, और साथ में H2 रिलीज होता है। तो ये जो Fe3O4 होता है, यही ब्राउनिश कलर का पाउडर होता है, जिसको ये जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू आयरन धीरे 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 क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किस फॉर्म में, Fe3O4 के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोरोजन बोला जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है स्टूडेंट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि अगर हम फूड, ऑयली फूड हो या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हों, मसाले वसाले ज़्यादा डाले हों, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम देर तक, गर्मियों में अगर ज़्यादा देर तक रख देते हैं फूड को बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, उसमें बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो फूड रखा होता है, फूड मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं स्टूडेंट। तो एक्चुअल में क्या होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जब हम क्या करते हैं, किसी फूड को नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बाहर रख देते हैं, तो उसमें से क्या आ जाती है, स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो क्या बोली जाती है, रेंसिडिटी बोली जाती है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऑयल या फैट होता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा था ये। तो इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो ठीक नहीं होता है, उनकी स्मेल भी नहीं सही होती है, यानी वो फिर से खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, रेंसिडिटी बोली जाती है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।